18 नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई हैं, साथ ही दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मार्केट पर। और आज हमने देखा कि अच्छी मजबूती के साथ क्लोजिंग हुई। 17,850 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ और बैंक निफ्टी में भी करीब 40 अंकों से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली। आज दिन भर मार्केट का सेटअप कैसा रहा, कौन से सेक्टर्स में तेज़ी थी, कहां पर मंदी थी, कौन से स्टॉक्स चले हैं आज, ये सब बताने के लिए मानसी जुड़ चुकी हैं। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल, अच्छी खासी तेजी के बीच बाजार में दिन भर ट्रेड्स देखे हमने और ये तेजी आई आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के ठीक बाद। जैसे कि एंटिसिपेट किया गया था वैसे ही 25 बेसिस पॉइंट्स के रेट हाइक्स होते हुए दिखे और उसके बाद ग्रोथ, मोमेंटम और साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत की इकोनॉमिक स्थिति पर जब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने अपनी कमेंट्री दी तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा। हालांकि अगर इंडेक्स स्पेसिफिक देखेंगे, निफ्टी ने आज बढ़िया कामकाज किया और बैंक निफ्टी ने बैक सीट ले ली। वो बिल्कुल जायज था क्योंकि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के बाद बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में एक म्यूटेड एक्शन दिख सकता था और दिखा भी, और साथ ही इन्हीं की तरह रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल स्पेस में भी, क्योंकि रेट हाइक का एक इम्पैक्ट है जो कि इन सेक्टर्स पर जरूर पड़ेगा, तो इसका एक इम्पैक्ट इन सेक्टर्स पर और वहां पर कमजोरी हावी होती रही। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें, हर सेक्टर हर पॉकेट में अच्छा खासा एक्शन, ज्यादातर सेक्टर्स थे जो कि मूविंग थे। और साथ ही इंडेक्स की अगर बात करें, 17,650 के नीचे कमजोरी की एंटिसिपेशन थी, लेकिन 17,800 के पार तेजी ही तेजी दिखेगी ये अनुमान भी था। और जैसे ही बाजार 17,800 के पार गया, हमने देखा 17,850 के लेवल्स भी देखे और उसके बाद क्लोजिंग भी इसी के पार होते हुए दिखी। अब आइए स्टॉक स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझेंगे, मार्केट के हीट मैप में सबसे आगे रिलायंस का स्टॉक जो कि कमजोरी दिखा रहा था 2 सेशन से, उसने आज वापस से फ्रंट सीट लिया और मजबूती के साथ ट्रेड्स हमने देखे। 2,351 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 2% की तेजी के साथ यहाँ पर अच्छी मजबूती पर क्लोजिंग हुई। इसके ठीक पीछे इन्फोसिस और साथ ही टीसीएस जैसे स्टॉक्स, क्योंकि आईटी सेक्टर ने आज काफी हद तक बाजार को सपोर्ट करने का काम किया, चाहे फिर वो मिड कैप आईटी प्लेस हो या फिर हैवी वेट्स हो, तो इन स्टॉक्स पर भी नजर रही। इसके अलावा बैंक्स में हमने एक म्यूटेड एक्शन देखा, लेकिन एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस का स्टॉक आज चल पड़ा, अच्छी मजबूती के बीच वहां पर ट्रेड्स नजर आए और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक में भी अच्छी खासे एक्शन दिखे। हालांकि भारतीय एयरटेल के स्टॉक ने दिन भर कमजोरी देखी और साथ ही एचयूएल एफएमसीजी प्ले में बिकवाली का दबाव झेल रहा था। इसके अलावा मार्केट की हीट मैप को अगर आप देखेंगे तो सरप्राइजिंग तेजी हमने मेटल पैक में देखी। आज जेएसडब्ल्यू स्टील के काउंटर में अच्छा एक्शन था और साथ ही सीमेंट स्टॉक्स भी आज फोकस में थे। कुछ चुनिंदा नंबर्स अंबुजा सीमेंट के आए, उसके बाद सेंटिमेंट सुधरे और कुछ चुनिंदा खबरें हैं, न्यूज फ्लो है जिसका एक इम्पैक्ट, जिसके चलते हमने अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट जैसे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन देखा। एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ पर भी नजर रहनी चाहिए क्योंकि वहां पर भी अच्छा खासा एक्शन। इनफैक्ट एचडीएफसी लाइफ में तो करीब 5% की तेजी। और अंत में अडानी ग्रुप स्टॉक्स, जो तेजी इन्होंने पकड़ी है उसी तेजी की चाल के साथ आज के सत्र में भी क्लोजिंग हमने देखी। अडानी ग्रुप में, अडानी एंटरप्राइजेस में काफी बढ़िया मजबूती देखने को मिली। अडानी पोर्ट्स में अच्छी खासी तेजी, आउट परफॉर्मर अडानी एंटरप्राइजेस रहा और उसी के साथ हमने देखा अडानी ग्रुप स्टॉक्स जैसे कि अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल में भी एक इम्पैक्ट जो था वो पॉजिटिव साइड ही देखने को मिला। बहरहाल फाइनल क्लोजिंग जो हमने देखी, 17,850 के पार निफ्टी में मजबूती रही। बैंक निफ्टी 41,537 के लेवल्स के पास हरे निशान के साथ क्लोज हुआ। हालांकि दिन भर एक्शन एक रेंज में ही रहा और मिड कैप स्मॉल कैप में भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अच्छे दिखे। तो क्रेडिट पॉलिसी सही और बढ़िया साबित हुई और उसका इम्पैक्ट जो है बाजार पर भी मजबूती के साथ ही दिखा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आज ये दिन भर का मार्केट का पूरा सेटअप अभी मानसी आपको बता रही थी। अच्छी मजबूती आज देखने को मिली, क्लोजिंग काफ़ी अच्छी रही आज दिन के दौरान। अब कल है वीकली एक्सपायरी भी, अब उसके पहले कल देखना होगा कि किस तरह की चाल बाजार में देखने को मिलती है। लेकिन चलिए, ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट की, लेकिन कमोडिटी मार्केट में भी भरपूर एक्शन बना हुआ है और क्रूड की तेज़ी अब हम देख रहे हैं कि फिर से बढ़ना शुरू हो चुकी है। क्या है इस तेज़ी की वजह, बताने के लिए विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वमोहन, बताइए। देखिए, सबसे अगर इस हफ्ते की अगर बात करें तो पिछले 3 सत्र में कच्चे तेल के दाम 6% तक बढ़ चुके थे। कल भी हमने देखा था 3.5% तक की तेजी क्रूड में देखी गई है और अब $85 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव आ गया है। सऊदी अरब ने अपने एशियाई कस्टमर्स के लिए दाम बढ़ा दिए हैं जो 6
महीने में पहली बढ़ोतरी है। इसके अलावा यूएस में अनुमान था कि इस बार क्रूड का स्टॉक कम होगा, लेकिन माफ़ कीजिएगा, यूएस में क्रूड का स्टॉक बढ़ने का अनुमान था, लेकिन ये कम हुआ है, अनुमान के विपरीत कम हुआ है। तो ये एक चिंता है। साथ ही कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं, टर्की से सप्लाई कम हो रही है, वहाँ के एक मेजर एक्सपोर्ट टर्मिनल से सप्लाई बंद है, नॉर्वे से सप्लाई में दिक्कत आ रही है, और इराक से और टर्की के लिए जो पाइपलाइन है वहाँ से भी सप्लाई बंद है। तो सप्लाई की चिंता बरकरार है। साथ ही इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 2023 में क्रूड ऑयल डिमांड में जो रिकवरी आएगी उसमें से 50% योगदान सिर्फ चाइना से होगा, यानी चाइना से रिकवरी के साफ संकेत दिख रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर क्रूड कीमतों को सपोर्ट दे रहे हैं, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि इस हफ्ते सिर्फ 3 दिनों में 6% से ज़्यादा की तेजी आ चुकी है, और ब्रेंट क्रूड वापस से $85 के आसपास आ चुका है। जी बिल्कुल, तो ये है क्रूड में तेजी की कुछ वजह जो अभी विश्व मोहन आपको बता रहे थे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं आज आई पॉलिसी पर। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ लेंडिंग एप्स पर सरकार की तरफ से कड़े कदम उठाए जाने को लेकर हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास से सवाल किए, जिस पर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी नॉन एनबीएफसीज कंपनियां हैं जो अवैध तरीके से लेंडिंग के लिए मैसेज करती हैं। सरकार की तरफ से उन पर कार्रवाई भी की गई। आइए आपको सुनवा देते हैं वो पूरा कॉन्वर्सेशन। सर, लेंडिंग ऐप्स पे सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं अभी रिसेंटली। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये रिजर्व बैंक की परामर्श पे हुआ है? और लेंडिंग गाइडलाइंस, डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस भी रिजर्व बैंक द्वारा इशू की गई थी पास में, वहां पर कुछ कॉन्करेंट इश्यूज थे जो सरकार से डिस्कस होने थे, वहां पर क्या प्रोग्रेस है? दिस एप्स वो आरबीआई के रेगुलेटेड एंटिटीज नहीं है। हमारे जो रेगुलेटेड एंटिटीज है, जो मतलब आरबीआई का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, वो प्राइमरीली एनबीएफसीज है। इन टर्न एनबीएफसीज कई सारे एप्स यूज करते हैं। तो हम वो जो एनबीएफसीज है उनसे हमने एक लिस्ट मंगवाया कि कौन कौन ऐप जो, बिकॉज काफी सारे इलेजिटिमेट इलीगल एप्स भी है जो कि अपने आप अपने आप लेंडिंग करने की मतलब प्रॉमिस करते हैं, मोबाइल में मैसेज भेजते हैं, जो कि कोई भी एनबीएफसी सेक्टर का मतलब नो एनबीएफसी सेक्टर हैज अपॉइंटेड देम। तो एनबीएफसी सेक्टर के द्वारा जो एनबीएफसी इस लेंडिंग बिजनेस में है, डिजिटल लेंडिंग में है, उनके द्वारा जो जो ऐप वो यूज करते हैं उसका लिस्ट हमने गवर्नमेंट को दे दिया है। उस बेसिस पर गवर्नमेंट ने ये कदम उठाई। बिल्कुल, तो ये थे शक्तिकांत दास अवैध लेंडिंग कंपनियों पर कार्रवाई की बात करते हुए। लेकिन आरबीआई पॉलिसी में काफ़ी कुछ ऐलान हुए हैं, और उसी क्या फाइन प्रिंट रहे आज जो पॉलिसी आई है उसके बारे में बता रही हैं ईटी नाउ की कंसल्टिंग एडिटर मैथिली भूसनुरमत। आइए सुनवा देते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आज जो निर्णय लिया वो लार्जली एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। जो रेपो रेट जो था 25 बेसिस पॉइंट्स पे हाइक हुआ, और दिस वाज ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। अभी रेपो रेट हो गया 6.5%। और एज फार एज स्टांस वाज कंसर्न, इसमें थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट था इकोनॉमिस्ट के बीच में। ये था कि जब लिक्विडिटी वैसे ही टाइट हो रहा है तो न्यूट्रल स्टांस का एक लॉजिक है, कुछ स्टेटस हो सकता है, लेकिन एमपीसी ने ये भी 4:2 डिसीजन के बेसिस पे फोकस्ड ऑन विड्रॉल ऑफ लिक्विडिटी, वही पोजीशन जैसे पहले था वही रिटेन किया। अगले साल ग्रोथ रेट 6.4% रखा है और इन्फ्लेशन रेट 5.3% है। तो यस, 5.3% 4% का जो टारगेट से थोड़ा हाई है, लेकिन अगर हम ग्रोथ के मुताबिक देखें तो ग्रोथ में मेरे ख्याल से ज़्यादा रिस्क थे। तो इसलिए आरबीआई के लिए एक केस था कि स्टांस न्यूट्रल करे। याद रखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का डेट मैनेजर भी है, और इस हिसाब से अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट का जो बोरोइंग प्रोग्राम है, अगर वो सक्सेसफुल होना चाहिए तो रिजर्व बैंक को काफ़ी लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना पड़ेगा। तो एक हाथ से वो कह रहे हैं हम विड्रॉल लिक्विडिटी पे फोकस रहेंगे, और दूसरे हाथ से सर्कमस्टांसेस माइट कंपेल देम टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी। आगे जाके देखते हैं कैसा हो सकता है, लेकिन अभी तक तो है रेपो रेट अप बाय 25 बेसिस पॉइंट, 6.5% हो गया रेपो रेट, और लिक्विडिटी स्टांस फोकस्ड ऑन विड्रॉल लिक्विडिटी। जब हम कह सकते हैं देयर वाज अ केस फॉर अ मोर न्यूट्रल स्टांस।
और आज सीमेंट सेक्टर भी फोकस में था। सीमेंट सेक्टर पर जीएसटी से राहत मिल सकती है, इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। सरकार सीमेंट पर जीएसटी घटाने की मांग पर विचार कर रही है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मानसी के पास। मानसी, बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की काफी समय से लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि जीएसटी रेट्स में कटौती हो, और ताजा खबरें ये आ रही हैं कि सरकार सीमेंट सेक्टर की इस डिमांड को सुन सकती है और जीएसटी रेट्स में रिडक्शन नजर आ सकते हैं। सीआईआई कॉन्फ्रेंस जो कि अभी हुई, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिकेशंस दिए और उनका ये कहना था कि वो फिटमेंट पैनल से बात करेगी और उनसे कहेगी कि इस मामले की जांच हो और जीएसटी रिडक्शन को कंसिडर किया जाए। ताज़ा अगर जीएसटी रेट्स की अगर बात करें, करंट सीमेंट सेक्टर पर जीएसटी रेट्स 28% है और सेक्टर की डिमांड ये है कि इस जीएसटी रेट्स में रिडक्शन होना चाहिए। 18% तक जाने की उम्मीद, या कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये नजर आ सकता है। अभी ये सिर्फ बातचीत चल रही है और इस पर फिटमेंट कमेटी जो है वो फोकस करेगी और आने वाले दिनों में इस पर कोई फैसला निकल कर आ सकता है। लेकिन अगर जीएसटी रेट्स रिड्यूस हो जाते हैं तो इसका सेक्टर पर कैसा असर पड़ेगा? सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही सीमेंट सेक्टर की कि जीएसटी रेट्स में कटौती हो। क्रिटिकल इनपुट है, अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन में हाउसेज, ब्रिजेस, काफी हद तक एक इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन काफी मात्रा में, चाहे फिर इंफ्रा कंस्ट्रक्शन हो या फिर रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। रिडक्शन अगर होती है जीएसटी में तो एक इलास्टिसिटी इम्पैक्ट मिलेगी गवर्नमेंट के रेवेन्यू को भी, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जीएसटी रेट्स में कटौती होना गवर्नमेंट इंफ्रा और साथ ही प्राइवेट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स दोनों के लिए आगे चलकर एक इम्पैक्ट साबित हो सकता है। इस खबर के बाद रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो गए और जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है और उनका ये कहना है कि अगर जीएसटी रेट 28% से 18% होंगे तो सबसे पहले तो 7 से 8% कस्टमर प्राइसिंग में कटौती देखने को मिलेगी। जी हाँ, इसके अलावा एक वॉल्यूम्स में भी माइनर फिलिप नजर आ सकते हैं, तो वॉल्यूम्स पर भी इम्पैक्ट दिख सकता है। और साथ ही आपको बता दें कि प्राइसिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और काफ़ी फायदेमंद भी होगा इन मीडियम टर्म। अगर आप देखें जनवरी के महीने में सीमेंट प्राइसिंग में कोई ज़्यादा बड़े इंडिकेशंस नजर नहीं आए, लेकिन इस खबर के बाद प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में बदलाव हो सकते हैं। तो क्लियरली एक बड़ा डेवलपमेंट है और आने वाले दिनों में अगर जीएसटी रेट्स में कटौती होती है तो इनकी तर्ज पर सीमेंट सेक्टर फोकस में रहेगा। और सीमेंट पर जीएसटी घटाने को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा, आइए आपको ये भी सुनवा देते हैं। We've seen quite a few budgetary announcements on social infra, even as it is, may not be sufficient for a country like India and its size, and also the varying developmental indicators that you have in different parts of the country. It may not be sufficient, but we have spent some time planning public social infrastructure and also enabling private social infrastructure through viability gap funding. On the GST, the end user in non-bulk cases, you're talking about individuals. Bulk cases, of course, it can be government, it can be projects which are being undertaken by private sector as well. I see your point. Let's see, I'll have the fitment committee look into it and then, if necessary, take it to the council. और कल कौन से बड़े इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है, बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी कल वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी पर। इसके अलावा एम्फी की तरफ से हम देखेंगे कि जैन महीने का जो डेटा है वो आएगा और ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट रहेगा जो आपके रेडार पर ज़रूर होना चाहिए। अगर हम देखें ग्लोबल क्यूज़ के लिहाज से यूएस की तरफ से हम देखेंगे कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आएगा और ईयू लीडर्स की समिट होने जा रही है ब्रसेल्स में, तो इस पर भी नज़र बनाए रखेगा। इसके अलावा अगर हम देखें काफ़ी सारे अर्निंग्स कल एक्सपेक्टेड है और निफ्टी कंपनीज में से हिंडाल्को अपने नंबर्स रिपोर्ट करेंगे और इसी के चलते ये स्टॉक हमारे रेडार पर ज़रूर रहेगा। इसके अलावा भी हम देखेंगे काफ़ी सारे दिग्गज नाम जैसे कि पेज इंडस्ट्रीज़, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, लुपिन, जोमैटो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी कि LIC, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, HPCL जैसे सारे
दिग्गज नाम अपने नंबर्स पेश करेंगे और उसी के चलते ये स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। और आखिर में हम फोकस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। अगर हम देखें तो G20 का एक इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है जहां पर पीएम मोदी वर्चुअली एड्रेस करने वाले हैं शेरपास को, तो ये आपके रेडार पर ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा ओला के CEO नए प्रोडक्ट्स को अनवील करने वाले हैं और लॉन्च करने वाले हैं, तो ये इवेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे जहां पर कि हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ममाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।